नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। आंसर है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच में क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड होती है वो सहसंयोजन बॉन्ड कहलाती है। और जो सहसंयोजन बॉन्ड होती है वो दृढ़ और एक दिशात्मक होती है, जबकि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वे आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। तो जहाँ पर जो सहसंयोजी बंध होता है और जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें उनके अणु क्या होते हैं, आणविक रूप में रहते हैं उनके यौगिक, और वो आयन्स के रूप में नहीं होते हैं। सहसंयोजी बंधन से बने यौगिक के द्रवणांक और कथनांक निम्न होते हैं, और यानिक यौगिक के जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, जिसके कारण इसका जो कथनांक होता है और द्रवणांक होता है वह उच्च होता है। तो जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच में उनके बॉन्ड या आयनों के विनिमय होगा, उसे हम क्या कहते हैं, दोहरी विस्थापन कहते हैं। दोहरी विस्थापन में मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित रहती है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका आंसर याद है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है तरल अवस्था। जो हमारी घर में एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उनमें जो गैस भरी होती है उसका नाम भी मैंने आपको बताया था। आप सभी को अगर याद है तो आप लोग लाइव चैट में उसका आंसर लिखेंगे। हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। इसमें कौन सी गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। और इसमें देखिए सब लोग क्या सोचते हैं कि ये गैस सिलेंडर है तो इसमें गैस के फॉर्म में रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, इसमें तरल अवस्था में भरी हुई होती है। ठीक है, तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस रहती है, और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी उच्च दाब एवं द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। जो प्रोपेन और ब्यूटेन है इसको हाई प्रेशर दिया जाता है, और हाई प्रेशर के साथ इसको गैस सिलेंडर में भर दिया जाता है, इसलिए कौन सी अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है सीएफसी का पूरा फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म सभी को याद होगा। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। होप इसका भी आंसर आप सभी को पता ही होगा। हास्य गैस का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए N2O। नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसको, और इसी को हास्य गैस कहा जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो उनमें किसी वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में कि सूखी बर्फ़ हम किसको बोलते हैं। अगर आपको आंसर याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम सूखी बर्फ़ के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आग बुझाने में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग शीतल पेय पदार्थ में भी किया जाता है जहाँ यह एक कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। बर्फ़ की अवस्था में जो पानी का घनत्व होता है वह कम होता है। जो पानी होती है वो ठोस और द्रव दो रूपों में पाई जाती है। तो जब पानी ठोस होती है यानी कि बर्फ़ की अवस्था में होती है तब इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो यहाँ पर भोपाल में एक गैस लीक हुई थी जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। तो उस समय जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम क्या है। आंसर है
मिथाइल आइसोसाइनाइड। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड और जो कंपनी थी वह थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है। तो मैंने इसका भी आंसर आपको कई बार बताया है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे। जो भी आंसर आपको पता होता है मेरे बताने से पहले आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा मार्श गैस। मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो फॉर्मूला होती है वह होती है CH4। और ये मीथेन गैस हमें कहाँ मिलती है? जो धान की खेती होती है वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो मीथेन गैस है वो हमारी जो नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस, उसमें 85% मीथेन पाया जाता है। मीथेन का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक जिसको मीठे शीतल पेय कहा जाता है, इसका प्रमुख घटक क्या है? आंसर हो जाएगा कार्बोनेटेड पानी। शीतल पेय पदार्थ है जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, इसमें कार्बोनेटेड पानी इसका प्रमुख घटक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शीतल पेय में उपयोग किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कार्बन एक का रूप नहीं है, तो कार्बन के कई अपर रूप हैं, तो इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो देखिए, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइन भी होता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन का अपर रूप नहीं है। यह एक अर्धधातु होता है। और मोबाइल कंप्यूटर में जितने भी चिप्स लगे हुए होते हैं वह किसके बने हुए होते हैं? सिलिकॉन के ही बने हुए होते हैं। तो ठीक है, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफिन ये सभी कार्बन के एक अपर रूप हैं। ठीक है। कार्बन जो होता है वह एक क्या है? अधातु होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह वर्ग या ग्रुप बोलें वो 14th में पाया जाता है। और पृथ्वी में पर सबसे अधिक जो है कार्बन ही पाया जाता है। हीरे के बारे में जानते हैं, हीरे का गुण है ताप का सुचालक होता है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ये जो ग्रेफाइन होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। दांत का इनैमिल किससे बना हुआ होता है? तो हमारी जो दांत की इनैमिल है, मैंने बायो में बताया था आपको, ये हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होती है। ये हमारे दांत है, उसके जो बाहरी हिस्सा में आपको जो कलर्स दिखती है वही है इनैमिल। और ये हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? पूछ रहा है कि जो हीरा चमकता है वह किसके कारण नहीं चमकता। तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, हीरे में सबसे पहले तो कुल आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण हीरा चमकता है। तो बिल्कुल सही है। और हीरे का जो अपवर्तक सूचकांक होता है वह भी बहुत अधिक होता है। और हीरे में डिस्पर्शन पाया जाता है, बिखराव पाया जाता है, जिसके कारण भी वह चमकता है। लेकिन हीरे में निम्न अपवर्तनांक नहीं होता है, इसका अपवर्तन सूचकांक जो है वह बहुत अधिक होता है। तो यह हमारा लास्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें योगदान नहीं है पूछा है, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो रॉन्ग को पूछ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होता है? जो मीथेन है CH4, अगर इसको जलाते हैं तो क्या होगा? आंसर है, इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी भी साथ में निकलेगा। तो आप जब भी मीथेन को जलाएंगे, हीट देंगे, तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और वाटर भी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो कौन सी अभिक्रिया है? जो भी दहन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? वह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिस अभिक्रिया में उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा को ग्रहण करता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और दहन प्रक्रिया प्रतिक्रिया जो होती है वो ऑलवेज ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। दहन की अभिक्रिया में सर्वप्रथम ऊष्माशोषी पायरोलाइसिस होता है तथा ऊष्मा अंत में उत्पन्न होती है। यह उच्च तापीय ऊष्माशोषी रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ईंधन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऐसे ईंधन जिसका अपस्फोटन अधिक होता है वह अच्छा नहीं माना जाता है और अपस्फोटन को कम करने के लिए इसमें टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है। और जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है इसको मापने के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या का उपयोग करते हैं, लेकिन जो डीजल होती है इसकी गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग सीटेन संख्या का उपयोग करते हैं। और ईंधन के जो जलने की क्रिया होती है वही हमारी दहन कहलाती है। दहन क्या कहलाती है? ईंधन के जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहन की क्रिया से ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है वह इनमें से किस किस के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है यहाँ 1, 2 एंड 3। तो जीवाश्म ईंधन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, वनों की कटाई करने से भी होती है और वाहनों की संख्या में वृद्धि से ही कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। तो जो सोलर हीटर होते हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों ही का उपयोग हम किस में करते हैं? फलों को पकाने के लिए करते हैं। एथिलीन क्या होता है? एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में रहता है और जो एथिलीन है वो क्या होता है? हार्मोन फलों को पकाने में वो भी सहायक होता है और यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करती है। और साथ में आपकी ये हो गई एसिटिलीन और कार्बन कैल्शियम कार्बाइड, ये दोनों क्या करते हैं? फल को पकाने में सहायता करते हैं, जो ऑप्शन हमें दिया है इनमें से। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस होती है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? आंसर है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इसमें किसका उपयोग होता है? क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। क्लोरीन जो होता है हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गंध जैसी होती है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में तथा कीटनाशक के रूप में भी हम इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा C6H14 इसका आणविक सूत्र होता है। और एक इससे CnH2n+2 इससे में रखा हुआ है। जैसे कि Cn, तो हमने n की संख्या कितनी ले ली? 6, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हेक्सेन, तो 6 में C6 हो गया। H2n+2, तो 2n कितना हो गया? 12 + 2 14, तो C6H14 इसका फार्मूला आ गया हेक्सेन का। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो जब मैग्नीशियम की रिबन होती है, इसको जब हवा में की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो कौन सी यौगिक उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये हल्की वाइट कलर की होती है और यह जल में बहुत ही कम घुलनशील होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन के निम्न अपर रूप हैं ये सब, इनमें से किसका उपयोग धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में हम करते हैं? तो आंसर है कोक। कोक का उपयोग अपचयन एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइन। इथाइन क्या होता है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है? C2H2। ये इथाइन का फॉर्मूला है। और कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। वैसे एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एथीन। तो एथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो इसमें क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन में, और एल्कीन में क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो सबको याद रखेंगे। और हमें क्या पूछा है? अभी डबल बॉन्ड पूछा है, तो डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में होता है। तो एल्कीन ग्रुप का कौन सा है? इन किस में आ रहा है? इथीन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन एन आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था? एल्केन। तो एल्केन के लिए क्या बताया था? CnH2n+2। अब आप इसमें रख के देखिए कि कौन सा आपका राइट आंसर आ रहा है। तो चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो कौन सा आ रहा है हमारा इसमें? ये हमारा राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? मीथेन, फिर आता है प्रोपेन। ठीक, तो प्रोपेन के लिए n की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, H 8 आ गई, तो हमारे ये राइट आंसर हो गया। और मीथेन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। मीथेन के लिए n की वैल्यू 1 होगी, एथेन के लिए 2 और प्रोपेन के लिए 3। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। मीथेन के लिए 1, एथेन के लिए 2, प्रोपेन के लिए 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको कि हम लोग स्वाद के लिए भी करते हैं, इत्र के में भी करते हैं? तो वह कौन सा है? चलिए, अगर आप लोग को पता है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर। एस्टर एक ऐसा यौगिक है जिसको हम लोग इत्र या फिर जिसको परफ्यूम बोलते हैं उसमें भी हम करते हैं, और स्वाद के रूप में भी एजेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस के रूप में उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारी ब्रेड होती है या केक होती है वो फूलती है, ठीक है, और सॉफ्ट भी बनती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H12H14 का जो सूत्र है यह कौन से हाइड्रोकार्बन का है? तो देखिए यहाँ पर है हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। ठीक, तो हेक्सेन के लिए मैंने क्या बताया था? CnH2n+2। हेक्सीन के लिए क्या होता है? CnH2n, और आइन के लिए क्या हो जाता है? CnH2n-2। ठीक, अब देखिए, सोचिए कौन सा लगेगा? तो ये लगेगा।
रख कर देखिए, CnH2n+2। ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेक्सेन। और अगर हेक्सीन के लिए होता तो क्या होता? C6H12 होता, है ना। और हेक्साइन के लिए होता तो क्या होता? C6H10 होता। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकृत होता है। तो विकृतीकरण किसका होता है? एथेनॉल का किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर पी, इसे पीने के पानी के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए। जो विकृतीकृत होता है वह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC का नाम समानता नाम से गलत है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो हो गया ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये बिल्कुल सही है, ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा है मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, तो यह भी राइट है और ये गलत है। देखिए, ये वाला रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट से पहले देखते हैं एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल का, वह होता है C3H7OH, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? H ऐड दे दिया है। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रॉन्ग है वो हमको बताना है। चलिए देखिए कौन सा रॉन्ग है इनमें से। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, एल्केन के लिए क्या है? एल्केन के लिए है CnH2n+2, है ना। एल्कीन के लिए है CnH2n+3 और एल्काइन के लिए क्या दिया है? CnH2n-2। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट एल्कीन वाला रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी एल्कीन वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है और यहाँ पर +3 दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य वाले नाम से गलत है। तो कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हमारा राइट है। दूसरा दिया हुआ है एथेनॉल, यह भी राइट है। और तीसरा मैंने आपको करेक्ट करके बताया था प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल का C3H7OH, तो यह भी हमारा सही है। लास्ट क्या है? मेथेनॉल, इसका क्या होता है? CH3OH होता है। अभी क्या दिया है? C2H3 दिया है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो किसका अधिक सेवन से ये सब होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। जब एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो ये हमारी उपापचयी प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कर देता है? धीमा कर देता है। और जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसमें कमी कर देता है, अवनति करता है। ठीक है। और जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो क्या करता है? अगर इसकी सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और इसको अधिक मात्रा में अगर पी ले तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वह पीने से उत्तेजना आती है, इस कारण इसका प्रयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है?
इन्हें कहा जाता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो कीटोन नाम से ही पता चल रहा है ऑन, तो इसके लास्ट में क्या चीज लगता है? ऑन। जैसे अल्कोहल, हॉल हो गया तो उसमें क्या लगता है? अल्कोहल में OH। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगता है? CHO। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या लगता है? COOH, है ना। ये इसका कार्बोक्सिल सूत्र होता है। और कीटोन में जो होता है वह होता है इस तरीके से। तो कीटोन बोल रहे हैं, इसमें लास्ट में क्या लग रहा है? ऑन। ठीक। नेक्स्ट है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो सबसे पहले होता है मीथेन, प्रोपेन। सबसे पहले होता है मीथेन, फिर होता है एथेन, फिर होता है प्रोपेन, और फिर होता है ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन लास्ट फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ में हम लोग को क्या आएगा? ब्यूट आएगा। फिर आप कौन सी हो उसको लगा सकते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन। तो इस तरीके से ब्यूट 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इस कारण इसे पैराफिन कहा जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन ग्रुप का एन ग्रुप का होता है ये एल्केन, और यही क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और CnH2n होता है, इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो जो आयरन होता है Fe होता है, उसको हम एयर के प्रेजेंट में अगर जलाते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग की हो जाती है? तो जो सिल्वर क्लोराइड है इसको अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह भूरा कलर हो जाता है। और ये किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो यह सिल्वर धातु की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको पूर्ण दहन मतलब क्या होता है? ईंधन का जलना दहन कहलाता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो बनता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन के लिए पेट्रोलियम प्रमुख प्राकृतिक एक स्रोत होता है, और इसमें अगर इसको हम जलाया जाते हैं हाइड्रोकार्बन को तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने का अंतर होता है? तो जो आणविक द्रव्यमान है इसका अंतर आपको बताना है। तो इसमें कैसे होता है, सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए, एक ही श्रेणी का होना चाहिए। जैसे मैंने लिया एन ग्रुप का, ठीक, तो मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक। तो इनके फॉर्मूले के बीच जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? CH2 का आएगा। और एथेन और प्रोपेन के फॉर्मूले के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा CH2 का। तो कार्बन का कितना हो गया? 6 हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान पूछा है अभी, तो क्या हो गया?
कार्बन का ये हो गया 6×2 है ना। CH2 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अद्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का 2 तो 14। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया वो अगर अपने जस्ट बाद वाले और जस्ट पहले वाले का डिफरेंस पूछेगा तो वो क्या आता है, हमेशा डिफरेंस CH2 का आता है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला देता तो हम क्या लिखते CH2 का, लेकिन हमें आणविक द्रव्यमान के बारे में पूछा है तो कितना 14 का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप का दिया हुआ है तो मिथाइल के बाद क्या आता है, इथाइल एथिल आता है। तो मिथाइल एथिल, तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच भी अंतर क्या होगा, CH2 का होगा और फिर क्या आएगा आणविक द्रव्यमान 14। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आ गई तो उसके जस्ट बाद वाले में क्या आएगा, डिफरेंस कितना का आएगा, CH2 का ही आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो जो भी विकल्प दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि किसका क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है। आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन की जो क्वथनांक और गलनांक होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिलीन। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। मैथिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2। तो देखिए, जो हमने वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बारे में देखा था कि कितने आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है, जिसमें हमने देखा था कि CH2 का डिफरेंस होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन परिवार का, हाइड्रोकार्बन परिवार मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो भी फॉर्मूला होता है, प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से किस समूह के द्वारा अलग होता है, CH2। और CH2 को हम क्या बोलते हैं, मैथिलीन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इससे अलग होता है और आणविक द्रव्यमान के पर्सपेक्ट में पूछे तो क्या हो जाएगा, 14। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह होता है। तो जो प्रोपेनॉन होता है इसमें जो कार्यात्मक समूह है वह क्या है, आंसर है कीटोन। तो कार्यात्मक समूह क्या हो गया, यहाँ पर कीटोन हो गया। और इसमें जो फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक, इसमें कीटात्मक समूह वो क्या होता है, C। इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास एथेनॉल है इसको हम इथेन में चेंज करना चाहें तो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। और वो संरचना क्या है, यहाँ पर छूट गई है, मैं बना देती हूँ। तो अब आप पहचान ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पर सारे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इनमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब याद आया क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन का संरचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उनमें जो कार्बन बॉन्ड होता है इसकी लेंथ के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर होगा। इथाइन, इथीन और ईथेन। तो ईथेन में सबसे ज़्यादा, फिर इथीन में, फिर इथाइन में सबसे कम। तो यहाँ पर देखिए इथाइन, इथाइन क्या होता है, C2H2, एसिटिलीन बोला जाता है इसको, या इथाइन बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध या द्विबंध पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक केटायन है? तो इनमें से कौन सा केटायन है? आंसर है यहाँ पर अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक केटायन है। केटायन होता क्या है? तो तत्व का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है या फिर कैटायन बनाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। जो प्लस चार्ज आती है उसको हम बोला जाता है कैटायन। तो यहाँ पर जितने हैं उनमें से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? तो अमोनिया क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसमें क्या हो जाता है? प्लस आयन हो जाता है और इसी को बोला जाता है कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का क्या होगा? मैंने बहुत बार बता दिया। अब तो CnH2n-2। ठीक, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइल का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइल का क्या होगा? CnH2n+1, ये होता है एल्काइल का। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्रोपेन का देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एक मिनट में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में होगा C3H8, सेकेंड ऑप्शन में है C4H10, थर्ड ऑप्शन में है C2H6 और फोर्थ है CH4। अब देखिए इसमें से प्रोपेन कौन सा होगा? तो बहुत ही इजी है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, इसकी जो सीरीज होती है, सबसे पहले मीथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन। तो प्रोप के लिए कौन सा आता है? प्रोप के लिए 3 आता है, 1 2 3। तो n=3 यही वाला है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हमें सही मिल जाएगा अभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो कौन सी कलर की होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर सी येलो कलर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं एल्केन। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये लास्ट वाला हो गया एल्काइन। तो ये एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं और एल्केन जो होता है वो क्या होता है? संतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का सूत्र डैश है। तो एथेनॉल जो है इसका सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? C2H5OH, क्योंकि ऑल लगा हुआ है तो हमारे लास्ट में ऑल होगा और इथेनॉल हुआ है। तो ये क्या होता है? मीथेन के बाद इथेन आता है, तो N=2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन राइट था, है ना, इथेनॉल का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश कंपाउंड हैज़ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें से जो OH फंक्शनल ग्रुप वाले कौन से होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा है ब्यूटेनॉल। और OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसी में जो साउंड आता है वो आता है ऑल का। ठीक, तो ब्यूटेनॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमी का मतलब क्या हो गया? हाफ, हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो सबसे पहले CaSO4, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जिप्सम। और जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस के साथ अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बना लेता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया है, CaSO4 हाफ H2O। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ते हैं, डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इनमें से कौन सा चीज सीमेंट का मुख्य घटक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसको हमने देख लिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सीमेंट। सीमेंट में हम SiO2 मिलाते हैं और ये इसका प्रमुख घटक है। मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो सीमेंट जो होता है मुख्य रूप से सिलिकेट्स इसमें मिले हुए होते हैं, किसके, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। और जल मिलाने से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का जल योजन हो जाने के कारण ये जमता है। और सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम पाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। तो जमाव को धीमा करने के लिए हम सीमेंट में क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। नेक्स्ट है, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत ऋणात्मकता। तो वैद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं का द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन जो विद्युत धनात्मक होते हैं इनमें परमाणु या मूलकों के अनुपात बढ़ जाता है या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो हमें अभी क्या पूछा है कि डैश एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पॉलीथीन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4N। इसमें सभी में N लगा लीजिएगा, C2H4N। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस यौगिक का उपयोग एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में हम करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है जिसका उपयोग हम सुखाने वाले एजेंट के रूप में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, इसको CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इस क्विक लाइम कहा जाता है इसे। ये उजला चित्रयुक्त ठोस पदार्थ होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कैल्शियम अगर हाइड्रोक्साइड के बारे में आपसे पूछे तो हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं इस तरीके से, और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, सुखाने वाला एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग में लाते हैं और इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल में शीशे का परसेंट कितना होता है? तो सीसा जो पेंसिल होती है उसमें शीशे का जो परसेंट होता है वो 0% होता है, मतलब उसमें शीशा नहीं होता है। नेक्स्ट है, डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम अगर हथेली पर रखें तो वह पिघल जाती है? आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम धातु ऐसी धातु है जिसको हम अपने हथेली पर लें तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से पिघल जाती है। नेक्स्ट है, डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो कौन सा यौगिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। बेंजीन एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक। और इसका जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H6। और इसकी संरचना मैंने आपको बताया था इस तरीके से होती है। ये सारे क्या हैं, कार्बन है और ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता? आंसर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका वह होता है OH। इसमें कार्बन नहीं होता है। एल्डिहाइड में
CH4 इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। कीटोन इस तरीके से होता है तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन एथेनॉल में होता है OH, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।